चलिए आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूरा तरह से कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके आगे। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ऑन जेड ई एंड सेकेंड कैलकुलेशंस ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सीधा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिख लो। हाँ जी, क्या दिए हुए थे? आइसोमर्स बनाने के लिए दिए थे, कर लेंगे वो भी डिस्कस। अभी पहले एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। कितने एग्जांपल्स हो गए थे क्वेश्चन में लास्ट क्लास में? जरा एग्जांपल देखना, रूल नंबर 1 2 के बाद बताया था 10 हो गए थे, है ना। तो असाइन जेड ई नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है, 11 चलेगा। यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, ईटी। जेड ई कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स याद हैं? हमने कहा था बच्चों कि अगर 1 1 प्रायोरिटी की वैलेंसी अगर सेम साइड है, मतलब टुगेदर है, तो जेड, और अगर अपोजिट साइड है तो ई। एंटीजन ई, जूसामैन जेड। फिर हमने ये भी कहा था कि ये जो 1 1 प्रायोरिटी है कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग दोनों साइड की। हम हर कार्बन की दो वैलेंसी में देखते हैं कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी फर्स्ट होगा। इसको हमने बोला था रूल नंबर 1। इसी रूल में हमने ये भी बताया था कि अगर आइसोटॉप आ जाए तो फिर एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास चेक करेंगे। रूल नंबर 2 था कि अगर पहला आइटम सेम आ जाए तो अगले हायर आइटम को उठाएंगे। इधर के भी अगले हायर आइटम को उठाएंगे, इधर के भी अगले हायर आइटम को उठाएंगे। हायर मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। तो रूल नंबर 2 ये बन गया था। रूल नंबर 3 बना था बच्चों के ऐसे कंपाउंड जिसमें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, उसके अंदर हम डायरेक्ट आंसर ना देते हुए पहले उसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स इमेजिन करेंगे और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ई होगा क्या जेड होगा, फिर हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा था कि उसके बाद ही हम ई जेड डिसाइड करेंगे। रूल नंबर 4 था कि अगर स्ट्रक्चर सेम आ जाए पूरी तरह से तो हम उसके बाद जेड को प्रायोरिटी देंगे ई से, आर को प्रायोरिटी देंगे एस पे। आर एस हम लोग ऑप्टिकल में पढ़ेंगे तो पहले हमने यहां बता दिया है। फिर हमने कहा था कि साथ ही साथ सिस और ट्रांस में प्रायोरिटी देंगे सिस को। तो इस बेसिस पर हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, कंपाउंड्स की नेमिंग ट्राई करिए आप।
जिनको एक बार ध्यान नहीं आ रहा हो, रूल नंबर 3 को एक बार जरूर दोबारा देख लेना, बाकी तो आप कर लोगे क्योंकि रूल नंबर 3 पढ़े हुए 2 दिन हो गए हमें। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको फिर प्रॉब्लम आ सकता है ना। आप रूल नंबर 3 अगर पढ़ के नहीं आए तो गड़बड़ होगा, इसलिए पहले रूल नंबर 3 फटाफट से देख लें। रूल नंबर 3 क्या था, जिसमें हमने कैसे पाई बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स का इमेजिनरी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर का कैसे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया था। ठीक है, इलेवेंथ वाले का क्या बताओगे, ई या जेड? बच्चों ध्यान से देखो, मिथाइल और इथाइल में तो 1 नंबर इथाइल 2 नंबर मिथाइल, क्योंकि देखिए मिथाइल में केवल कार्बन है एक, और यहां केवल एक कार्बन है या 2, तो मतलब मिथाइल का मतलब होता है CH3, तो CH3 में तो केवल कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ CH2CH3 है, यानी कार्बन से कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो प्रायोरिटी मिथाइल को मिलेगी या इथाइल को? इथाइल को। अच्छा यहां बताओ 5 मेंबर्ड रिंग है या 3 मेंबर्ड रिंग है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्योंकि आप खुद सोचो ना, इधर से तो आप खुद सोचो, इधर ऑक्सीजन आया, इधर भी ऑक्सीजन आया, लेकिन इधर कार्बन के बाद 2 कार्बन के और बाद ऑक्सीजन आ रहा है, और यहां डायरेक्ट 1 कार्बन के बाद ही ऑक्सीजन आ रहा है। कार्बन ऑक्सीजन में प्रायोरिटी किसकी? ऑक्सीजन की। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजन को आप प्रायोरिटी देने के कारण इसको 1 और इसको 2 नंबर देंगे। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर याद दिलाना जरूर चाहूंगा। देखिए CH और इसका बनेगा क्लॉकवाइज, अगर बनाओगे यहां देखो इसको, यहां पर आप बनाओगे ऑक्सीजन, और इसको थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाता हूं, आप क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या बनेगा CH2O डैश, और इधर क्या बनेगा OCH2 डैश। भाई पहले तो क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो CH2 और यहां उसके बाद O फिर डैश, जबकि यहां एंटी क्लॉकवाइज में OCH2 डैश। अच्छा 5 मेंबर रिंग का जब बनाओगे तो 5 मेंबर रिंग का क्या बनेगा बच्चों, यहां क्लॉकवाइज जाओगे तो बताओ पहले क्या आएगा CH2 फिर CH2 फिर CH2, कितने CH2 आ गए 1 2 3, फिर क्या आ गया O डैश। एंटी क्लॉकवाइज जाओ अब O, फिर कितने CH2 आ रहे हैं 1 2 3 फिर डैश, यस और नॉट? तो आप खुद मुझे बताओ क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं CH सेम है, यहाँ CH2O भी सेम है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है OCH2, बोलो भाई, जबकि यहाँ क्या आ रहा है CH2 बताओ इससे पहले का पार्ट पूरी तरह से सेम है, देखो यहां पर भी यहां पर भी। याद आ गया क्या सभी को? अब यहां पर हमने कहा OC है और यहाँ CC है, कार्बन कार्बन, तो ऑब्वियसली कार्बन ऑक्सीजन में हायर कौन? एटॉमिक नंबर हायर किसका? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हायर है, और यहाँ तो कार्बन है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन जीतेगा? तो क्या मैं इस रिंग को 1 नंबर और इसको 2 नंबर दूंगा? पक्का? तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, सब बनाया हुआ है अपने आखिरी क्लास में। तो यहां पर मैंने कहा कि इन दोनों में 1 नंबर इसको, और 1 1 टुगेदर आ रहे हैं, एक ही तरफ आ रहे हैं, तो क्या मैं इसको Z बोल दूंगा? Z मतलब जूसामिन, यस और नॉट? अच्छा इसी तरह से बताइए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हमने कहा था इमेजिन करना है CIP रूल के अकॉर्डिंग कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन से कितने नाइट्रोजन जुड़े हैं? 3, जुड़ा हुआ तो एक ही है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में एक ही नाइट्रोजन की जगह 3 और 2 नाइट्रोजन और लगा देंगे, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब 2 नाइट्रोजन। तो यहां 2 नाइट्रोजन आएंगे, यहां ट्रिपल नाइट्रोजन आएंगे, तो तीसरा यहां N है, तीसरा यहां क्या है H, क्योंकि 2 2 N तो दोनों में कॉमन है भाई, यहां डबल N है यहां ट्रिपल N है, तो 2 N तो इस दोनों में कॉमन, तीसरा यहां N आया, तीसरा यहां क्या है H, तो H और N में कौन जीता? नहीं आया। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 नंबर इसको 2 नंबर इसको? अब बताओ ऊपर और नीचे में किसको प्रायोरिटी? क्योंकि बच्चों यहां देखो कार्बन आ रहा है और इधर ऑक्सीजन आ रहा है, तो हायर कौन? ऑक्सीजन, जबकि यहां क्या आ रहा है कार्बन कार्बन, यहीं से चेक करना है इन दोनों की वैलेंसी से। तो यहां गए इधर देखा हायर उठाया ऑक्सीजन, इधर देखा हायर देखा कोई भी कार्बन नहीं आ रहा है, तो इसको 1, अब बताओ 1 1 टुगेदर है या अपोजिट है? तो ये 1 टुगेदर बोले तो टूसम या Z, और अपोजिट होते 1 1, मान लो 1 यहां होता तो E अपोजिट, यस और नॉट?
नहीं आया? पक्का? कोई बच्चे थे जो लास्ट क्लास में नहीं थे? आप लोग नहीं थे तो क्या किया फिर आपने? ऐप पर देखा था वीडियो? देख लिया था? याद है ना? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि देखो पिछले क्लास से रिलेटेड है बेटा ये। जब जब तक अब नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे वो तो समझ में आएगा, लेकिन अगर पिछली क्लास आपको याद नहीं है या आप पढ़ के नहीं, पिछली क्लास पढ़ा था तब तो कोई इशू नहीं आएगी। अच्छा ये देखो बच्चों, क्या सीओ और सीओ सेम है? अब ओ यहां भी है, ओ यहां भी है, लेकिन यहां क्या आ रहा है? एच, यहां क्या आ रहा है? सी। भाई ओ से CH3 जुड़ा है, मतलब ओ से तो कार्बन जुड़ा है ना, और कार्बन से 3 H जुड़े हुए हैं, तो कार्बन को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से। बोलो सही है क्या? अच्छा आपको याद है मैंने बताया था इस तरह का भी, मैंने कहा था डबल बॉन्ड को हटा के पहले कार्बन लगा दिया करो। बोलो। और यहां भी डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगा दिया करें? कार्बन। अब बताओ बच्चों, ऊपर वाली रिंग को प्रायोरिटी दें या नीचे? ऊपर वाली। यस और नॉट? क्योंकि यहां पर बच्चों सिंपल सी बात है कि इस कंपाउंड में देखो 3 कार्बन दिख रहे हैं, यहां देखना, इधर इधर गया मैं, इससे 1 2 और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन दिख रहे हैं। जबकि यहां देखो इस तरफ आया मैं, कार्बन कार्बन और तीसरा यहां क्या है? H। बोलो यार। तो अब मुझे बताओ, इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े और इस कार्बन से 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा, तो ऑब्वियसली 1 को प्रायोरिटी देंगे। यस और नॉट? आ रहा है समझ में? तो 1 और 1 अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट बोले तो ई। क्लियर है? 14 बच्चों ध्यान से देखो, अब देखो ONA या OK? ओके। यस और नॉट? क्योंकि K और Na में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? पोटेशियम का ज्यादा होता है सोडियम से, तो ये 1 ये 2। अच्छा OLi या OCH3? देखो O के बाद लिथियम है, O के बाद कार्बन है, बताओ एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? कार्बन का ज्यादा होता है, सभी को पता है, लिथियम से। भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो लिथियम तो पहले आ गया ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको 1 नंबर, और इसको कितना नंबर दे देंगे? 2। अब बताइए क्या 1 1 टुगेदर आ गए, मतलब Z आ गया? सुनना ध्यान से, यहां बच्चे का डाउट ये होता है कि सर लेकिन ये तो सिग्मा बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में अंतर जानते हो? आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस में होता है, जैसे Na+Cl-, और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? तो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस ये देखना है O के ऊपर माइनस है प्लस है, कोई मतलब नहीं। O से क्या जुड़ा? कार्बन, सॉरी लिथियम। O से क्या जुड़ा? कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। बोलो समझे क्या? फिर मैंने कहा 1 1 टुगेदर मतलब Z। इज दैट क्लियर? अच्छे समझ में आया? अच्छा CH3 या CD3? CD3 को 1, इसको 2, क्योंकि हमने कहा था ना एटॉमिक नंबर अगर सेम हो तो फिर एटॉमिक मास देखते हैं, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है हाइड्रोजन से। बोलो। अच्छा CHO या CH2SH? ऊपर वाला या नीचे वाला? सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया है। आप मेरी बात सुनो CHO, पहले तो आप क्या किया करो, मैंने आपको फिर से बताना सिखा रहा हूं। सबसे पहले तो आप सुन लो बेटा, सुन लो, 1 मिनट। अगर इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाना भूल गए हो तो मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले तो ध्यान रखो हमें इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऐसा सोचना है जिसमें कोई पाई बॉन्ड कोई रिंग ना हो। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिखा CH और O। अब बताओ क्या पाई बॉन्ड इसमें 1 है? अगर मैं पाई बॉन्ड हटाऊंगा तो एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जैसे ही आप एक एक वैलेंसी फ्री करोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल या CIP रूल कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब है कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ने चाहिए। कितने? कितने? तो एक तो रियल है, एक नारियल है। रियल का उल्टा क्या होता है? नारियल। अब सच में नारियल मत समझ लेना, मजाक में बोला था, जोक समझते हो ना, जोक्स अपार्ट। तो रियल का उल्टा है ना, तो मेरे कहने का मतलब एक तो रियल है, एक इमेजिनरी लगा दो, है ना। अब इसी तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ऑक्सीजन से कितने कार्बन जुड़ने चाहिए? 2, लेकिन जुड़ तो एक ही रहा है, तो क्या एक कार्बन फिर से लगा दोगे। अब इमेजिनरी एटम की वैलेंसी किससे फिल करते हैं?
बचे हुए हाइड्रोजन से। अब ये इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, लेकिन बच्चों क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहां तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 2, और बचा हुआ एक क्या है, सल्फर। यहां तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पड़ी क्या? अब आप मुझे बताओ, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर जुड़ा हुआ है, किसको प्रायोरिटी दोगे? अच्छा, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो पुरानी क्लास याद करो। आप मुझे बताओ, CCl3 और CH2Br में किसको प्रायोरिटी दी थी? भले ही Br अकेला है, लेकिन वो तीनों क्लोरीन पर भारी पड़ेगा। क्लोरीन होता तो एटॉमिक नंबर में Br से कम ही है ना, तो अगर वो एक हो और उसके कम एटॉमिक नंबर वाले ज्यादा आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अकेला ही 100 पे भारी। यस और नॉट? कौन सी डायलॉग है? एक बिहारी 100 पर भारी। कितने बिहारी भाई है अपने? हाँ, तो एक बिहारी 100 पर भारी, तो वैसे एक अकेला ब्रोमीन और सारे के सारे क्लोरीन पर भारी पड़ेंगे, है ना। बिहारी भारी मतलब ये मत सोचना कैसी राजस्थानी भारी, राजस्थानी भी अपनी जगह पे सब भारी है ना, मराठी भी जय मराठा। अब तो सबसे पहले वी आर इंडियंस, ठीक है ना। तो भारत माता की, मतलब बिहारी भारी मतलब ये नहीं कि अपने आपस में अपने भाइयों पे ही भारी दिखने लग गए। भारी का मतलब होता है दूसरे पर भारी, जब एकता की बात आती, तो नेगेटिव सेंस में कभी नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर हम पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने ये कहा कि कार्बन पर एक सल्फर जुड़ा हुआ है, कार्बन पर यहां 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो भारी तो कौन पड़ेगा? सल्फर। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस जगह पर 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, तो ये 1 और 1 टुगेदर। बताओ 1 और 1 टुगेदर या 1 और 1 अपोजिट? अपोजिट बोले तो ई, एंटीजन। एनी डाउट हियर? समझ आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक बताने जा रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, कान खोल के सुन लेना, जरूरी बात बताने जा रहा हूं, सुनो। अगर बच्चों आप इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या ऐसा ही बनेगा? पहले चेक कर लो, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। मतलब किसी ऐसे ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड हो या रिंग हो, उसका हमने इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाया, वो इमेजिनरी आया, ठीक है, इमेजिनरी। और क्या वो एग्जैक्टली साक्षात खुद प्रेजेंट है? मतलब कि किसी ऐसे ग्रुप का हम जब स्ट्रक्चर बनाएं और वो इमेजिनरी जो है वो एक्चुअल में खुद प्रेजेंट है दूसरी वैलेंसी को, तो ध्यान रखना, रियल हैव प्रायोरिटी ओवर इमेजिनरी। मतलब अगर ऐसा कभी फंस जाए कि आपने उसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाया, वो एक्चुअल में प्रेजेंट है, तो रूल ये कहता है कि फिर ये क्योंकि रियल में प्रेजेंट है, इसका तो इमेजिनरी बनाना पड़ रहा है, तो इस कारण से हम 1 नंबर किसको देंगे? रियल को। इमेजिनरी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ऐसे ही इसको देख के देखो, क्या CH, बच्चों ध्यान से देखना, क्या पाई बॉन्ड एक हटाओगे तो एक कार्बन यहां लगेगा, एक कार्बन यहां लगेगा? बोल दो यार। तो ये इमेजिनरी है, बोलो सही है। और क्या वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा प्रेजेंट है? तो क्या इसकी प्रायोरिटी होगी? प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी। तो इसकी प्रायोरिटी हुई तो इसको 1, इसको 2। 1 1 अपोजिट है या टुगेदर है? टुगेदर बोले तो Z। नहीं आया? सबको आ गया? फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो जिसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाने पर आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा स्ट्रक्चर दूसरी वैलेंसी का दिखे, एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए लेकिन, तो फिर ऐसी कंडीशन में रियल को प्रायोरिटी मिलेगी, रियल इसको मानेगी। एनी डाउट हियर? हैंड रेस करें अगर किसी को कुछ पूछना है अब तक के क्वेश्चंस में, तो कि सर ये बात कुछ समझ नहीं आई यार, ये दोबारा बता दो, व्हाटएवर। हाँ जी, 15 में क्या डाउट हो रहा है बेटा? बेटा पहले खुद का बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या आई? क्या भाई, कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? यहां कार्बन से कितने सल्फर जुड़े हैं? हम हमेशा हायर उठाते थे, यहां का हायर एलिमेंट कौन है एटॉमिक नंबर वाइज? ऑक्सीजन। अब भले ही ऐसे 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं कार्बन से, लेकिन यहाँ एक अकेला सल्फर, भले ही एक सल्फर यहाँ है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मान लो एक इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, कितने भी हो जाए, क्या सल्फर का तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा ही होगा ना। तो अगर कोई ज्यादा वाला एटॉमिक नंबर वाला कम हो और कम वाले ज्यादा नंबर में हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रायोरिटी हमेशा उसी को देते हैं, इसको जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। जोर से बोलो।
12th वाले में डाउट क्या है बेटा? इस दोनों में या इसमें? इन दोनों में। इन दोनों में देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में हम इमेजिन, हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो आप। हाँ CN, इसमें नीचे वाले में 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं। हाँ, हमें हाईएस्ट देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन यहाँ हाईएस्ट कितने आ रहे हैं? 3। और वहां वही हाईएस्ट कितने आ रहे हैं? 2। जैसे आपसे मैं पूछूं, आप मुझे बताओ, CCl3 है और एक है CCl3 और एक है CH2Cl, अब मुझे बताओ, क्या यहां भी हायर एलिमेंट आ रहे हैं? 2। यहां भी हायर वाले कितने आ रहे हैं? 2, लेकिन तीसरा यहां कौन आ गया? वही हायर, जबकि यहां तीसरा कौन है? तो मतलब मैं इसको कॉमन मान लूंगा ना, ये दोनों तो कट गए एक दूसरे से, कॉमन हो गए ना, क्योंकि तो ऐसे हायर वहां सेम टाइप के अगर 2 हैं और उसमें सेम टाइप के 3 है, तो ऑब्वियसली तीसरे वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि तीसरा H है, तीसरा यहाँ कौन है? Cl। समझ गए? डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप बिना इमेजिन किए डायरेक्ट, बिना ड्रॉ किए डायरेक्ट इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ 3 नाइट्रोजन है और यहाँ तीसरे नाइट्रोजन की जगह 2 ही नाइट्रोजन है, तीसरा यहाँ H है। क्या इमेजिन करना पड़ेगा बेटा? ये देखो, सुनो कुछ रूल्स, देखो एक बात ध्यान रखो, आप जब साइंटिस्ट बन जाओगे ना, तो आप अपनी कुछ रूल बुक दोगे, आपका कुछ एक्सेप्ट होगा IUPAC ने, तो IUPAC ने मॉडर्न EZ सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, वी कैन नॉट इग्नोर कि हम ऐसे ना करें तो क्या होगा। फिर आप जाके CIP रूल की आत्माओं से जाके पूछना, तो हो सकता है अब तक तो जिंदा ना हो, तो आप उनसे जाके पूछना, भाई आपने यही क्यों बनाया? उसकी भी पूरी थ्योरी है, अगर उसकी भी, हर साइंटिस्ट अपनी एक बायोग्राफी लिखता है कि मैंने ये बनाते वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। जैसे केकुले बताता है कि जब मैं बेंजीन के बारे में सोच रहा था तो मुझे क्या सपना आया था। नील्स बोर भी बोलता है कि ये कर रहा था तो मुझे ये सोच रहा था। थॉमस एडिसन अपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है कि जब बल्ब बना रहा था तो क्या हुआ था। तो लॉजिक समझ रहे हो क्या है? कुछ आपको उसकी स्टोरी पे जा सकते हो आप, उसको भी आर्ग्यूमेंट होगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि उसका कोई रूट रीजन नहीं होगा, पर उस पर हम अननेसेसरी डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ जी, तो कितने सारे दिए पिछली क्लास में नोट्स में, देखो जो 10 एग्जाम्पल्स है वो बिना रियल इमेजिनरी वाले डायरेक्ट ही रियल ही दिए थे। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बना सकते हो, लेकिन वो सेम ही आएंगे, तो उससे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं ना। ठीक है, नोट कर लिया इतना? हाँ, एक मिनट बेटा, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं, आपसे मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ, वहीं पे रुक जाओ। एग्जाम्पल कितने हो चुके हैं? 16, 17 देखो। हाँ जी, फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट। इनके थोड़े डाउट गहन, बोलते ना गहराई में जा रहे हैं, तो इनको पास में आके थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा। अब बोलो। ये बालक ये पूछना चाह रहा है, सुनो, ये बोल रहा है, आप लोग भी देखें कि सर आप है ना, बिना कोई इमेजिन किए ही इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्या?
तो मैंने बोला कि भाई कंपेयर तो कर सकते हैं, आप दिमाग में उसका इमेजिन ड्रॉ ना करके इमेजिन कर लो। अब कोई चीज हमने लिखी नहीं, वही चीज हमने दिमाग में सोच ली, तो बात बराबर हो जाएगी। फिर इसका अगला आर्ग्यूमेंट बच्चे का ये है कि नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर ही ना बनाऊं, मैं देखूं कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन, तो भी तो यही प्रायोरिटी पे आ रहा है। तो बताओ अगर आप इसका इमेजिनरी नहीं बनाने बैठे तो फिर क्या ये प्रायोरिटी पे आ पाएगा? कैसे आ जाएगा? कार्बन से नाइट्रोजन यहां भी जुड़ा हुआ है, कार्बन से नाइट्रोजन यहां भी जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नाइट्रोजन तो कॉमन हो जाएंगे। अगर आपने इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो फिर तो उल्टा ये प्रायोरिटी पे बनेगा, क्योंकि यहां H एक्स्ट्रा आ रहे हैं, H यहां एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यहां H है ही नहीं, तो फिर तो उल्टा आंसर आ जाएगा। समझ गए? बोलो, और भी कोई डाउट तो पूछ लेना, बाहर आके पूछ लेना। पर आप अपनी ही बात में कंफ्यूज हो रहे हो, जो आप सोच रहे हो ना, आपका जो डाउट है वो एक्चुअल में सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पा रहा है। आप पता है अपनी, एक बात सुनो, सारे बच्चों को एक बात बताता हूँ, आप अपनी इमेजिनेशन जब लगाएं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है आपका खुद का भी एक थॉट हो, लेकिन ध्यान रखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि सामने वाले साइंटिस्ट ने अपना क्या थॉट दिया था, क्योंकि अप्रूव्ड वो है। लॉजिक समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? तो आप जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो कर सकते हैं, गलत नहीं है, आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली बच्चा नहीं करेगा, कौन करेगा, लेकिन आपको ये भी साइमल्टेनियसली समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट अप्रूव्ड, इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर आइंस्टीन के नाम पर दर्ज है। तो तुम इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर की जगह इज इक्वल्स टू एमसी क्यूब अगर देना चाहते हो तो तुम्हें पहले उसको साइंटिफिकली प्रूव करके वर्ल्ड रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा कि भैया एक नया बालक पैदा हुआ है जिसने इज इक्वल्स टू एमसी क्यूब बता दिया है। ऐसा कई बार होता नहीं, तो थ्योरीज चैलेंज होती हैं, होती नहीं होती? जैसे अभी अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी, सुनिए ध्यान से, आपने सुना होगा कि, प्लीज सुना होगा आपने कि ग्रेविटेशनल जो वेव्स होती हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहले साइंटिस्ट ये मानते थे। अगर आपको शायद फिजिक्स में आप सर से डिस्कस करोगे तो आपको पता लगेगा। आइंस्टीन ने बोला कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, आज से 100 साल पहले करीब, कि होती हैं, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। पहले, इससे पहले थ्योरी मानी जाती है ग्रेविटेशनल वेव्स होती नहीं है, आइंस्टीन ने कहा होती है, और उसने ये कहा कि, यानी उसने पुरानी थ्योरी को डिस्प्रूव किया, लेकिन उसने एक बात और कंडीशन लगा ली, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। तो अब आज के 100 साल पहले बाद लगभग साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि उसकी एक बात तो सही थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, उससे पहले वो चीज मिथ थी, ये बात तो सही थी, लेकिन अब उसने दूसरी बात जो बोली थी कि उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, साइंटिस्ट ने उसको प्रूव कर दिया। अब ज्यादा फिजिक्स तो देखो मैं जानता नहीं, तुम लोग जो सर से डिस्कस करोगे आपको जो भी बात होगी वो आपको तो पता लगेगा, लेकिन आगे जाके जो कोई चीज होती है तो उस थ्योरी को भी चैलेंज मिलता है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता ही यही है कि आप कुछ भी बोलते हो तो आपकी सारी बात एक्सेप्ट की जाएंगी, जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो जैसे मुझे बताइए अगले वाले में क्या आंसर आएगा। अब देखो सुनो बच्चों, ये होमोसाइक्लिक रिंग है, होमोसाइक्लिक रिंग में देखो यहां कार्बन है और यहां भी कार्बन है, लेकिन उसके बाद ये कार्बन खत्म हो गए, जबकि क्या यहां पर एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है? अगर एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है तो ऑब्वियसली इसको नीचे वाले को प्रायोरिटी मिलेगी या ऊपर वाले को? अच्छा, दूसरी बात, यार एक तो बात करोगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने कोई बच्चा मुझे बात करते हुए दिख गया तो कुछ मामले में मैं थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली मेंटेन करता हूँ मेरी क्लास में। मुझे पसंद नहीं कि मेरी क्लास में बच्चा पढ़ते पढ़ते हंसी मजाक या मेरे अलावा कोई और पढ़ाई से रिलेटेड बात कर। आप सोचो अगर सोचना है तो ध्यान से देखो बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मुझे बताओ इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या वो तो ऐसा बनेगा? यस और नॉट? अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्या वो एग्जैक्टली सेम है? तो रियल इमेजिनरी का कंसेप्ट में रियल तभी भारी पड़ेगा इमेजिनरी पर जब दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। क्या सेम हुए? अगर सेम नहीं है तो ऑब्वियसली इसी को अब आप 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। इसमें बताओ कार्बन के बाद कितने कार्बन आए? 2, और उस कार्बन के बाद भी क्या एक कार्बन और आया, जबकि इसमें क्या कार्बन के बाद कार्बन आया, क्या क्या आया यहां पर? हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो ध्यान रखना रियल इमेजिनरी पर, रियल के अंदर हम तभी प्रायोरिटी देंगे जब रियल और इमेजिनरी एग्जैक्टली सेम हो। दे आर नॉट सेम हियर, तो हम क्या बोल देंगे यहां पर 1 और 1 अपोजिट है या टुगेदर? अपोजिट बोले तो एंटीजन। एनी डाउट हियर? क्लियर है? अगला वाला बताएं, E या Z, CCl3 या CH2I? क्योंकि यहां एक अकेला आयोडीन 3 क्लोरीन पर भारी पड़ेगा। अच्छा, इसका जब आप पाई बॉन्ड हटा के कार्बन कार्बन लगाओगे तो बताओ क्या ये जो रियल है
मतलब इमेजिनरी जो बन रहा है वो एग्जैक्टली रियल में प्रेजेंट है। फिर से बोल रहा हूं, वो तभी होता जब यहां भी एक और कार्बन होता, और ऑब्वियसली कार्बन है तो उससे क्या जुड़े होंगे, 3H। समझ रहे हो? तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ये मॉलिक्यूल आपका जो है वो आपका प्रायोरिटी पे आ जाएगा, क्योंकि यहां एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है, यहां एक एक्स्ट्रा कार्बन। तो मैं बोलूंगा ये 2 1 और 1 अपोजिट या टुगेदर। अपोजिट बोले तो एंटीजन। इज दैट क्लियर? बोलिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है? बोलिए। नहीं वो तो बता रहा हूं, यहां तक तो क्लियर है ना। चलिए अगला वाले में ध्यान से देखो। अगले वाले में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप डायरेक्ट इस डबल बॉन्ड का बच्चों इजेड नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो हमने कहा था कि आर को प्रायोरिटी देंगे एस से, जेड को प्रायोरिटी देंगे ई से, और सिस को प्रायोरिटी देंगे ट्रांस से। अब इधर देखो जरा, इस डबल बॉन्ड का ई आएगा या जेड आएगा? ध्यान सुनो, इस कार्बन की दो वैलेंसी देखो, एक और एक, दो। एच और सी, पहले बताओ एच और सी। सी क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं यहां पर सी को प्रायोरिटी मिलेगी कार्बन से, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का है। अब लोन पेयर और हाइड्रोजन में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? क्योंकि लोन पेयर का तो कोई एटॉमिक नंबर होता नहीं है, हाइड्रोजन का एक तो होता है, तो इसको प्रायोरिटी 1 और 1 टुगेदर है, अपोजिट टुगेदर, तो मैं बोल दूंगा जेड। क्लियर है? अब ध्यान से देख लो इधर, सेकंड वाले का समझना। यहां पर मैं ध्यान से देखकर बोल रहा हूं कि कार्बन से यहां H और यहां C जुड़ा हुआ है, तो बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, C। और लोन पेयर और H में बताओ 1 और 1 अपोजिट या टुगेदर? अपोजिट बोले तो E। पक्का? अब इन दोनों को ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर अगर सेम है तो क्या हमने कहा था Z है प्रायोरिटी ओवर E? तो किसको अब प्रायोरिटी मिल जाएगी, जरा ध्यान से देखें। इन दोनों में एक ये, दो ये। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है वो Z कॉन्फ़िगरेशन का है और ये E का है। कॉन्फ़िगरेशन तभी प्रायोरिटी पे Z को देंगे जब दोनों एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सेम हो। बताओ क्या इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी डबल बॉन्ड N है, इस पर भी लोन पेयर हाइड्रोजन है, इस पर भी लोन पेयर हाइड्रोजन है। जब दो का स्ट्रक्चर सेम हो तो Z को प्रायोरिटी देते हैं E से, R को S से, सिस को ट्रांस से। ठीक, अच्छा यहां पर क्या एक दो ऐसे दे दूं, क्योंकि यहां कार्बन है यहां हाइड्रोजन है, तो बताओ 1 और 1 अपोजिट या टुगेदर? यानी इसका Z डिपेंड करेगा। अच्छा बच्चों अगर ये दोनों Z आ जाते तो मैं बोलता इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भी सेम है और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। अगर दोनों सेम आ जाते तो फिर तो दे ही नहीं पाते। ई होता तो भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। अच्छा ऊपर ई और नीचे Z होता तो, ऊपर ई और नीचे Z होता तो फिर इसको नीचे Z नीचे है अगर मान लो, तो इसको 1 और इधर 1 ऊपर है, तो फिर ये क्या हो जाता? आ गया? सभी को समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट? नोट कर ले। तो EZ की प्रैक्टिस एक थोड़ा सा आपको ये घर पर होमवर्क दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आधे रूल लास्ट क्लास में पढ़े थे। रूल्स तो पिछली क्लास में हो गए थे, कुछ प्रैक्टिस हमने अभी की है। आप बस एक काम करें कि घर पर जाके सारे क्वेश्चंस रफ कॉपी में लिखें, एक बार रूल पढ़ लें और रफ कॉपी में लिखकर पूरा सॉल्व दोबारा करें। अभी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, 18 वाला दोबारा बताऊं। 18 वाले में बेटा देखो, यहां पर हमने क्या किया, कार्बन से 3 क्लोरीन जोड़े हुए, यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन जोड़ा हुआ है, तो इसमें तो आयोडीन को प्रायोरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आयोडीन अकेला है लेकिन उसका तीनों Cl से एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, यहां मैंने कहा डबल बॉन्ड जब मैं हटाऊंगा तो एक एक कार्बन लगाऊंगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब है कार्बन से एक और कार्बन लगाना पड़ेगा इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसी तरह से इधर भी डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब यहां जब मैं देखूंगा इसकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करूंगा, CH3 आ गया। बोलो सही है क्या? तो यहां पर मैंने जैसे ये बनाया, इस कार्बन पर मैंने कहा कितने कार्बन जुड़े हुए, 3, 1 2 3, वो तो इससे भी जुड़े हुए 1 2 3। फिर मैंने कहा यहां मैं आगे गया तो यहां तो केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए ना दोनों, और यहां पर एक हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो यानी एक कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा आ गया। एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, तो क्या मैं बोल सकता हूं उसको प्रायोरिटी मिलेगी? बोलो, अगर प्रायोरिटी मिलेगी तो इसको 1 इसको 2। अब यहां पे बच्चे का आर्गुमेंट होता है सर यहां पर रियल इमेजिनरी वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया? तो रियल तब इमेजिनरी वाली बात होती जब इस तरह का केस बनता। ये देखिए,
इस तरह का कि जैसे स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली जो उसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर बन रहा है वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा का वैसा प्रेजेंट हो। अगर एग्जैक्ट सेम है तब तो ठीक है, अगर एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा है, ये देखो, अगर यहाँ एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे जिसकी अंदर एटॉमिक नंबर सीक्वेंस वाइज हायर आ रहे हो। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर बोलो। हाँ ठीक है, अगर दोनों CH3 होगा तो फिर तो ये डबल बॉन्ड GI शो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें 1 2 कैसे डिसाइड करोगे? और कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, चलो फटाफट से हेडिंग डाल लो इसके बाद, कैलकुलेशन फॉर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बच्चों अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ध्यान रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब है कि सबसे ज्यादा यूज आने वाला टॉपिक यही होगा। इसमें मैं पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, फॉर्मूले बेस्ड वाले क्वेश्चंस को मैं पहले डिटेल में प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना एंड में जाते जाते कई सारे ऐसे कुछ नहीं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, और उसमें ध्यान रखना फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, मतलब आपको फॉर्मूले के अलावा भी आना चाहिए, और बहुत ज्यादा यूज वही आते हैं स्पेशली जेईई एडवांस में। यहां मैं फिर से एक बात आपको वार्निंग दे दूं, कई बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मैं तो इस तरह के टॉपिक को रट लूंगा। आपको याद है हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी ऐसी प्रैक्टिस की थी कि डीबी निकाल कर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर निकाल निकाल के देख रहे थे। तो बार बार बच्चे, कुछ बच्चे बोलने के बाद भी पूछने आ रहे हैं कि सर क्या इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि मुझसे नहीं बन रहा। बिलीव मी, आपसे नहीं बन रहा ये उतनी बड़ी हर्डल नहीं है जितनी की हर्डल आपकी साइकोलॉजिकल है कि क्या इसकी कोई ट्रिक है क्या। हर चीज की अगर ट्रिक ढूंढोगे एग्जाम में निपट जाओगे। ध्यान रखो, ट्रिक्स वाले एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर को पता होते हैं कि ये ट्रिक्स वाले हैं, वो देता ही नहीं है ज्यादातर क्वेश्चंस। तो जो आपको ट्रिक्स सिखाता है या आप खुद अगर आपके दोस्त आपको ट्रिक्स बताते हैं तो बिलीव मी आपका टाइम टाइम फिश होने वाला है। बिलीव मी, थ्योरी पर जाएं, लॉजिक्स पर जाएं, ट्रिक्स सीखें थोड़े टाइम के लिए याद रखने के लिए, ताकि क्या थोड़ा सा एकदम से घबराहट ना है। अल्टीमेटली लॉजिक काम करेंगे, स्पेशली एडवांस में। मेंस वाला भी ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस कम देगा। तो अगर आपने मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट सोच लिए कि नहीं यार मुझे खुद को ही करना है, बना बना के देखना है, तो आप धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। लेकिन जब आपने शॉर्टकट्स अपनाए अननेसेसरी, तो बिलीव मी आप बहुत जल्दी निपटोगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और जब क्वेश्चन नहीं बनते तो बच्चा डीमोरलाइज होता है। तो सबसे बड़ी जो बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम होती है वो होती है उसका साइकोलॉजिकल, उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करना कि मैं तो शॉर्टकट करके चला जाऊंगा, और 15-20 दिन बाद एग्जाम होता है बच्चे का। अभी जैसे 7 तारीख को आपका एग्जाम होगा, आप सोचो IUPAC हमने कब पढ़ी थी, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। अब कोई बच्चा शॉर्टकट बना के बेटा मैं तो इसको ऐसे कर लेता हूँ, मेरे को तो ऐसे सिखाया वैसे सिखाया, एग्जाम में नंबर आएंगे नहीं। एग्जाम में नंबर आएंगे नहीं, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है और उसकी तुरंत नेगेटिव उसके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का साइकोलॉजिकल पॉजिटिव होना, कि हर चीज को मैं टकराऊंगा उसके साथ और पूरी ताकत से टकराऊंगा, वो कितना भी टफ कंसेप्ट हो मैं धीरे धीरे उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो बिलीव मी वो आपको सिंगल शॉट में भी कई बार समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा हाँ ऐसा करेंगे। ध्यान रखिए आपको जेईई इस साल नहीं देना है, अगले साल देना है, और उसमें भी बहुत समय है। तो अगर कोई चीज आपको एकदम से आंसर में नहीं बन पाती लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एट द एंड ऑफ द सेशन ये 100% तय है कि आपको बनाने आ जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे मैंने 20-20, 22-22 आंसर निकलवाए आपके से, एग्जाम में कभी 20-22 वाले एग्जाम्पल्स में नहीं आए। एग्जाम में आते हैं केवल 10, 12, 13, 14। ज्यादातर क्वेश्चन तो उतने भी 10 से बाहर नहीं जाते हैं, ज्यादातर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर निकलते हैं 8, 9, 7 ऐसे। तो अगर मैंने आपको इतनी सारी प्रैक्टिस इसलिए कराई कि 7 वाले, 8 वाले, 10 वाले आपको तब इजी लगने लगेंगे जब आप 20 तक प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो, 20-22 के आसपास, 25 के आसपास। तो इससे क्या होगा आपका कि साइकोलॉजिकल आपका दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये तो बन रहे हैं मुझसे, तो फिर 10-12 में भी बन सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आपको। तो आप ये ध्यान रखो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो, इसको सॉल्व कर करके दिमाग में ड्राइव कर करके सोच के आगे बढ़े। शॉर्टकट्स में जाएंगे फंस जाएंगे। वैसे ही आज का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो पहले फॉर्मूले वाले इजी इजी क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ड्रॉ कर करके देखेंगे, वो भी इजी होंगे अगर आप उसको डिटेल में सोचोगे तो। पर अननेसेसरी फिर से आपने ट्रिक्स बनाई, अरे मुझसे तो नहीं बनती है, तो फंस जाओगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल ली क्या? क्या डाली? टोटल कैलकुलेशन फॉर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब आराम समझना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक एक बात समझ में आएगी आपको। बस अपना साइकोलॉजिकली आप शॉर्टकट्स में बाहर आओ।
क्योंकि जो मेरे से बाहर बच्चे आके पूछते हैं क्लास में वही बात को जो मैंने बोल दिया, सर इसको बना के देखना पड़ेगा, शॉर्टकट में मत फंसना। फिर बच्चा बाहर आके बोलता सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? फिर थोड़ा बुरा लगता है कि यार वो साइकिल, बात इसलिए बुरा नहीं लगता कि मुझे दोबारा बोलना पड़ रहा है, बुरा इस बात से लगता है कि उस बच्चे की साइकोलॉजिकली लेवल पे वो कितना कम मेहनत करना चाहता है। समझ रहे लॉजिक? बुरा इस बात का लगता है कि यार ये बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता क्या, ये शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है। क्योंकि अगर कोई टीचर बोल रहा है 12-15 साल से पढ़ा रहा है और वो आपको बता रहा है कि भाई शॉर्टकट से करोगे फंस जाओगे, तो कोई कारण से ही बोल रहा होगा, ऐसा थोड़ी कि अननेसेसरी आपके सामने भौकाल दिखाना उस टीचर को। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अगर आप बाहर आके उन चीजों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सच में मेहनत नहीं करना चाहते हैं या बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। बिलीव मी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। घर पर सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, सोचना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस और रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, अगर आपने दिमाग से पिक्चर ये साफ कर ली ना कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर आप मेहनत करने लग जाओगे। आप सोचोगे क्या दिमाग लगाऊं यार, पढ़ते जाता हूं अपने आप याद हो जाएगा। सर बोल रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे सर। और खुद आप देखोगे 10-15 दिन में आपको वो चीज जो सर ने बोली थी आपको बोलेंगे हाँ यार सही बोल रहे थे। टेबल याद नहीं होती, याद करनी पड़ती है। अब लोग जिन्होंने की उनको याद हुई कि नहीं हुई, और जिन्होंने अभी तक नहीं बना के देखी होगी उनको याद नहीं हुई होगी क्या? वो सब अपने अपने मन में जानते हैं, जानते। एक बहुत फेमस डायलॉग है कि चोर को भी पता होता है कि जब जज के सामने केस जाता है तो एक सच होता है और एक झूठ होता है, लेकिन क्या दोनों जज के सामने तो सही आर्गुमेंट कर रहे होते ना, मैं सही हूं मैं सही हूं मैं सही हूं, होता ही होता। लेकिन क्या दोनों को अपने अपने मन में पता है कि मैं सही नहीं हूं और मैं सही हूं? लेकिन जज को क्या पता है? उसको कुछ नहीं पता कौन सही है कौन गलत। तो वैसे टीचर को नहीं पता है कि आप काम कर रहे हैं घर पर नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई ना कोई तो काम कर रहा है, ये तय है, और कोई काम नहीं कर रहा होगा, घर पर मेहनत नहीं कर रहा होगा। तो बिलीव मी, घर पर नहीं पढ़ रहे हैं तो नुकसान में रहेंगे। और मैं बिल्कुल बोलता हूँ बेटा खरी खरी बात, क्योंकि जब खरी बात बोलोगे ना आप तो बिल्कुल सिंपली बच्चे के सामने बिल्कुल सच में आप टीचर दिखते हो। आपने को क्या है, लाग लपेट करने की आदत नहीं है, क्योंकि बच्चे को आपने मेहनत करना तो बच्चे को आपने बस, टीचर का काम होता है केवल गाइड करना, यहाँ गलती है, यहाँ इस तरह से जा सकते हो, यहाँ बिल्कुल आप जाओगे तो भटक जाओगे रास्ते में, यहाँ से पहुंचोगे बिल्कुल स्ट्रेट। समझ रहे हो? बट इसका मतलब नहीं कि अननेसरी उसको शॉर्टकट बना देगा, और टीचर कोई नहीं बना सकता, वो तुम सीखते सीखते दिमाग में सॉल्व करोगे। तो इसलिए टॉपिक को समझ समझ के सीखें, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, नंबर भी आने लगेंगे, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए दो केसेस में हम पढ़ेंगे। केस फर्स्ट लिखते हुए चलें, इफ एंड्स आर सेम, इफ एंड्स आर सेम। बच्चों एंड्स अगर सेम हो तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। क्या होगा? 2 की पावर n। ठीक, अब यहां पर व्हाट इज n? यहां पर बच्चों n की है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया। ये एंड सेम है इसका, सॉरी 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 सॉरी, पहला वाला केस है एंड्स डिफरेंट है ना, पहले एंड्स डिफरेंट वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने और वही पढ़ा है। इफ एंड्स आर डिफरेंट कर लेना, सेम वाला बाद में देखेंगे। इफ एंड्स आर डिफरेंट है ना, अगर एंड्स डिफरेंट है इसका मतलब क्या है और ये एंड ज्योमेट्रिकल एरिया क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। क्या आप मुझे इसका IUPAC नेम बता सकते हैं? हेप्ट या हेप्टा? हेप्टा 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टा 2,4 डाइईन बना लिया। हेप्टा 2,4 डाइईन नाम का हमारे पास कंपाउंड है जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड हमें साफ साफ दिख रहे हैं। बच्चों क्या यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल एरिया आ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी ज्योमेट्रिकल एरिया है और ये वाला भी ज्योमेट्रिकल एरिया है, यस और नॉट? क्या एल्कीन में तो जीआई चेक करना बहुत ही सिंपल होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, कार्बन से हाइड्रोजन और मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन और पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये एल्कीन सिस और ट्रांस दोनों में एग्जिस्ट करेगी। अगर हाइड्रोजन सेम साइड हुए तो सिस, अपोजिट साइड हुए तो ट्रांस, या इजेड में भी एग्जिस्ट करेगी। इजेड वैसे मॉडर्न सिस्टम सिस ट्रांस है या इजेड? इजेड मॉडर्न है ना, तो हम इजेड में बात करेंगे, लेकिन सिस ट्रांस भी दिया हो सकता है। तो मतलब ये जेड ई में भी हो सकती है, ये भी जेड ई में हो सकती है।
क्या ये दो ज्योमेट्रिकल एरिया है, एक ये वाला एक ये वाला, तो मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चों n की वैल्यू कितनी है, एक या दो? तो बच्चों क्या यहाँ पर एंड्स डिफरेंट है? अब एंड्स डिफरेंट है इसका मतलब क्या है, आप क्या करो मॉलिक्यूल के लगभग बीच में खड़े हो जाया करो। एंड्स डिफरेंट होने का कुछ बच्चे क्या गलत मतलब निकालते हैं, पहले वो समझ लो। एंड्स डिफरेंट होने का मतलब बच्चा बोलता है सर यहाँ तो एंड्स सेम दिख रहे हैं, देखो यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है। ध्यान रखो, एंड्स डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि केवल एंड्स देखोगे, एंड्स का मतलब है सेंटर से एंड देखोगे। आप यहां खड़े हो गए, आप मुझे बताओ इधर गया मैं, CH डबल बॉन्ड CH मिला, इधर भी CH डबल बॉन्ड CH मिला, इधर में गया आगे CH3 मिला और इधर क्या मिला, CH2 CH3। तो सेंटर से हाफ पार्ट का एंड और हाफ दूसरे पार्ट का एंड सेम होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में से दो बराबर भागों में डिवाइड होना चाहिए। क्या हो रहा है क्या? तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें एंड सेम नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, 2 की पावर n। बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया कितने आ गए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया अगर और आ गए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया कितने में, दो, तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दे। क्या 2 की पावर 2, बताओ 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो मतलब इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, 4। अब सुनना कैसे, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ZE और ये भी ZE ही हो सकता है? तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचें, एक तो हो जाए ZZ, एक हो जाए EE, एक हो जाए ZE और एक क्या हो जाए, 4 कंपाउंड बन गए। मतलब मैंने फॉर्मूले से पहले तो बना लिया और फिर उसको क्रॉस चेक करके सोचा कि यार कौन कौन से बन रहे हैं 4। तो हमेशा आप उसको जितना भी आंसर आए फॉर्मूले से उसको बना के देख लो। आप चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम, बोलो? चलो करते हैं। आपने क्या किया, पहले में ले लिया ZZ, बताइए क्या ये दोनों ZZ है? क्योंकि बच्चों यहाँ मिथाइल और यहाँ क्या है, इथाइल। ये देखो ET ग्रुप है ना, इथाइल और ये मिथाइल। बताइए क्या इस डबल बॉन्ड में इसकी ज्योमेट्री Z होगी या E? मिथाइल नीचे है तो इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा, ऊपर। ग्रुप नीचे है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, नीचे ऊपर। ऐसे निकालते ना, sp2 कार्बन है तो मिथाइल नीचे तो हाइड्रोजन ऊपर। अब मुझे बताओ क्या इस डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री Z दिख रही है? क्योंकि देखो यहाँ H ऊपर मिथाइल नीचे, तो इसको एक, इसी तरह से इसको एक, 1 और 1 टुगेदर मतलब Z। इसी तरह से बताओ क्या यहाँ हाइड्रोजन नीचे, यहाँ हाइड्रोजन नीचे, तो ये भी Z हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हायर प्रायोरिटी अप अप आ रही है, टुगेदर आ रही है। बोलो, अब क्या ऐसे जैसे ZZ बना, क्या वैसे वैसे EE बना सकता हूं क्या? देखो ये Me और ये क्या लगा दिया, ET। बताओ ये क्या है, E, ये क्या हो जाएगा, E होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ अप यहाँ डाउन, हायर प्रायोरिटी, यहाँ अप यहाँ डाउन यहाँ अप, अपोजिट आ रही है। अच्छा ऐसे ही क्या एक ZE हो सकता है, ये ME और ये ET, और ऐसे ही क्या ZEZ भी हो सकता है। अब आप फटाफट बताओ किसका Z आ रहा है, किसका E आ रहा है? पहले वाले का क्या आ रहा है, पक्का, और ये क्या आ रहा है, कैसे पता लगा, समझ में आ गया? अच्छा ये क्या आ रहा है, ये वाला पक्का। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताओ, ZE और EZ सेम क्यों नहीं है? क्योंकि उल्टा सोचो तो जैसे ZE है वैसे यहां भी ZE है, पर ये सेम क्यों नहीं है? ये सेम इसलिए नहीं है ना क्योंकि यहाँ Z मिथाइल वाला है और यहाँ Z इथाइल वाला है। तो बच्चा बोलता है सर EZ बोलो या ZE बोलो, बात एक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ Z है यहाँ भी तो Z है, यहाँ E है यहाँ भी तो E। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ Z मिथाइल वाला है और यहाँ Z इथाइल वाला है। वैसे यहाँ देखो इथाइल वाला E है, इथाइल वाला यहाँ पर Z है, नहीं है। बोलो, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ 4 कॉम्बिनेशन बन गए, ZZ EE EZ EZE। बोलो यार, क्या आपको केस फर्स्ट समझ में आया? ये तो है हमारा केस फर्स्ट जिसमें हमने कहा एंड्स डिफरेंट हो। अब हम केस सेकंड लेते हैं जिसमें एंड्स सेम आ जाएं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे दोनों केसेस पर। नोट कर लिया?
जल्दी करें। केस फर्स्ट है इफ एंड्स आर डिफरेंट। नाउ केस सेकंड लिखें इफ एंड्स आर सेम। इफ एंड्स आर सेम। ध्यान रखना, सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन। ठीक है, यहां पर n तो वही है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया जो पहले था। p यहां नई चीज आई है, तो p की वैल्यू आप रखोगे n बाई टू इफ n की वैल्यू इवन नंबर हो, और आप p की वैल्यू रखेंगे n प्लस वन बाई टू इफ n वैल्यू ऑड नंबर है। क्या है? ऑड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले तो ये फॉर्मूला आप बॉक्स में बंद कर लो। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां तो था 2 की पावर n, यहां हो गया 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन। n यहां पर वही है जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया। p की वैल्यू यहां पर अलग अलग हो सकती है अगर n की वैल्यू इवन हुई, इवन मतलब 2 4 6 इट्सेट्रा, तो n बाई टू होगी। और अगर n ऑड है तो n प्लस वन बाई टू होगी, यानी 3 है 5 है 7 है n की वैल्यू, तो फिर p की वैल्यू आप ये रखेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH3। अब आप जरा ध्यान से देखें तो आप खुद कहेंगे सर यहां पर सेंटर से, सेंटर मतलब लगभग कंपाउंड के अप्रोक्सीमेट बीच में खड़े हो जाया करो। अब बताओ क्या यहां पर इस वाला ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम दिख रहा है? डबल बॉन्ड सेम है, मिथाइल मिथाइल सेम है, तो मतलब एंड सेम होंगे या डिफरेंट? सेम। अब बच्चों नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया कितने आ रहे हैं? क्या ये भी जीआई शो कर रहा है और ये भी जीआई शो कर रहा है? तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया, ये वाला भी ये वाला भी। ये जीआई कैसे है बच्चों? सिंपल दिख रहा है कि यहां पर देखो, यहां पर भी कार्बन की, अच्छा एल्कीन में जीआई कैसे चेक करते हैं? कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, HCH3 H पूरा ग्रुप, ऐसे यहां भी HCH3 H पूरा ग्रुप। तो यहां दो ज्योमेट्रिकल एरिया आ गए, तो यानी 2। अब बताओ 2 जो है वो इवन है या ऑड है? इवन। अगर n इज इक्वल टू इवन है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर n माइनस वन। बताइए n कितना आ जाएगा? 2 माइनस वन, यहां 2 रख दो। अच्छा p की वैल्यू क्या रखोगे, n बाई टू या n प्लस वन बाई टू? n इवन आ रहा है ना, तो यहां n बाई टू अगर मैं रखता हूं बच्चों, तो ये मैं बोल दूंगा 2 की पावर n बाई टू, और n की वैल्यू है 2, तो 2 बाई टू माइनस वन। क्या बोलते हो, सही है? अब मुझे बताओ 2 माइनस वन कितना होता है? 2 माइनस वन कितना होता है? 1, और 2 की पावर 1 2। अच्छा 2 बाई टू कितना होता है? 2 1 माइनस वन, किसी की भी पावर अगर जीरो है मतलब वो कितना होगा? 1। 2 की पावर जीरो है मतलब आंसर कितना आएगा? 1। क्या सभी बच्चे जानते हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए? बोलो। अब EZ से इसको प्रूव करते हैं। देखिए ये या तो E होगा या Z होगा, ये भी E या Z होगा। तो एक काम करें, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखें, ZZ EE ZE। क्या ZE और EZ अब की बार सेम ही होंगे? पक्का? ड्रॉ करके बताओ और प्रूव करो कि सर ये सेम होंगे। और बाकी EE और Z भी बना के देख लो, फटाफट बना के देख लो।
ये 4 कंपाउंड बनाए मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मानते हुए बताइए कौन से 2 कंपाउंड सेम है। कौन से 2 कंपाउंड सेम है बच्चों? पक्का? ये देखिए, इधर देखिए, ये क्या आ रहा है? जेड जेड। ये क्या आ रहा है? ई ई। बोलो सही है। अच्छा, ये क्या आ रहा है? जेड ई। और ये पक्का। अब ध्यान से देखो बच्चों, इधर का एंड में भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो ई और जेड जेड तो बन जाएंगे। लेकिन जब मैं जेड ई बोलूंगा और ई जेड बोलूंगा तो इधर का जेड उधर का जेड सेम हो जाएगा, इधर का ई इधर का ई सेम हो जाएगा। तो क्या दोनों में से किसी एक को काटना पड़ेगा? लिख के काटना इसलिए सही रहता है कि भाई हमें याद रहे कि यार ये दोनों सेम है, इसलिए या तो इसको काट दो या इसको काट दो, किसी एक को काट दो ताकि रिकाउंट ना हो जाए, दोबारा काउंट ना हो जाए, है ना। आपने आंसर तो 3 ही आ रहे ना, तो हमने 3 बना दिए। नहीं आया समझ में? भाई अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे उल्टा करोगे तो इधर वो Z इस तरफ आ जाएगा और इधर, तो ये सेम ही तो हो जाएंगे। अब पिछले वाले सेम क्यों नहीं थे पता है? क्योंकि पिछले वाले में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, इसको ऐसे करोगे तो यहां देखो ई जो था वो इथाइल वाला था, जबकि यहां ई कौन है? मिथाइल वाला। ऐसे ही Z भी यहां दूसरे ग्रुप है, तो अगर एंड्स डिफरेंट है तो अलग अलग आएंगे वो, EZ और ZE। जबकि वो अगर एंड सेम है तो वो दोनों क्या आएंगे? सेम। बोलो बच्चों, एक एक बात, छोटी से छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व नहीं कर पाए लेकिन आंसर देखने के बाद उसको सॉल्व कर लिया, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, बट ये पार्शियल अचीवमेंट है। कंप्लीट अचीवमेंट आपका तभी माना जाएगा कि जब आपने आंसर निकाला और उसके बाद आंसर देखा तो वो एग्जैक्टली सेम निकला, और वो भी डिटेल ऑप्शंस देखकर। ऐसे भी नहीं कि आपने एक ऑप्शन किया और आपने आंसर टिक कर दिया, सारे ऑप्शंस को चेक किया करो। लेकिन ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन करके आंसर कभी मत चेक किया करो। ऐसे तो नहीं करते हो ना? अगर ऐसे करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीट वे में सीखना चाहते हैं, जैसे आपने ईजेड आज घर पे पढ़ा, ईजेड पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरा पढ़ लिया, अब आपने जीआई की डीपीपी लगाना स्टार्ट की, तो बच्चों कम से कम 10 क्वेश्चन कम से कम एक साथ लगा के देखा करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट यही है कि 10 क्वेश्चन एक साथ लगाएं। अब 10 में से हो सकता है 3-4 नहीं बने हो, 5 नहीं बने हो, जितने भी नहीं बने आप उसको पहले करते जाओ, अब फिर आंसर चेक करो। अब ये चेक करो कि 10 में से मेरे कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए और कौन से नहीं हो पाए। अब जो नहीं हो पाए और जो गलत हुए हैं उन दोनों को आप एक बार नोट्स से वापस से रीचेक करो, नोट्स को देख करके यार क्या गड़बड़ है। अब अगर अब भी वो नहीं हो रहे हैं, कुछ तो हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे, तो अब आप उसको टीचर के पास लेकर आओ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक तो एक एक क्वेश्चन के आंसर देख देख के सॉल्व करते हैं, ये गलत तरीका है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और कॉन्फिडेंस कभी नहीं बन पाता। दूसरा, कभी आपको ही नहीं समझ में आएगा कि आप एग्जाम में उस सब पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी अपने आप को चेक ही नहीं किया घर पर। दूसरी बात, आपका टाइम वेस्ट होगा। तीसरी बात, आपको कभी भी मोराल नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो हर बार आंसर से आंसर टैली कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमेशा एक साथ 10 क्वेश्चन कम से कम लगा के देखें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर 20-30 भी अगर आप स्पीड में लगा पा रहे हैं, रिदम बनी हुई है, तो तब तक आप लगाते जाओ, तब तक आपके पास वो शीट कंप्लीट नहीं हो जाती। इकट्ठी चेक कर लेना, 20 एक साथ कर लो, 30 एक साथ कर लो, 40 एक साथ कर लो, पर कम से कम 10 तो एक साथ करो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि एक एक करके चेक किए जाए, उसमें फिर सीख नहीं पाते। मेक श्योर कि जब भी आप उसी टॉपिक को लगा रहे हो तो उसकी आप पूरी थ्योरी अच्छे से जानते हो। अब आप जीआई पढ़ने लगे, जीआई आपको पूरा एक सिंगल सिटिंग में आपने रिवाइज किया नहीं और आप सीधा क्वेश्चन लगाने लग गए, तो उसमें क्या होगा, कई गलतियां आपकी क्वेश्चंस में आएंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ेगा। और एक बार आपने पढ़ लिया जीआई, आज पढ़ लिया अच्छे से, कल आते ही मैं फटाफट या आज शाम को आज फटाफट से क्वेश्चन लगाऊंगा, तो एक बार क्विक रिवाइज कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, जैसे आईयूपीसी कंप्लीट हो गया, अब मान लो आप आईयूपीसी की प्रैक्टिस शीट लगाना चाह रहे हो, तो एक बार क्विक आप उसको आईयूपीसी के चैप्टर को देखो नोट्स में से, ये क्या इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे ध्यान रखनी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। पढ़ ली, डिग्री ऑफ कार्बन, सिग्मा पाई बॉन्ड्स, टीबी वैल्यूज, हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स के टाइप्स, फिर उसके बाद आईयूपीसी में एल्केन एल्कीन एल्काइन की नेमिंग, फिर फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स प्रीफिक्स,
फिर कब ए ई आई ओ यू वोवल्स के कारण हटाना है सफिक्स का लास्ट ई, कब ब्यूटा यूज करना है, कब ब्यूट यूज करना है, ये छोटी छोटी बातें, जब कब कार्ब सफिक्स यूज करना है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में पहले ही एक ओवरव्यू क्रिएट हो चुका होगा। अब आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको मजा आएगा, और यार ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले याद किया था, इसी का क्वेश्चन आ गया, ले बेटा ये आंसर। इससे जल्दी भी बनेगा, मोराल भी बढ़ेगा, और रिवीजन एक्चुअल मायने में प्रैक्टिस में आ रहा होगा। समझ रहे हो ना? चलिए अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है आई थिंक। CH3 CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस CH3 PH CH डबल बॉन्ड CH होल 4 5 6 अच्छा यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ डबल बॉन्ड लगातार लिखे हैं, है ना? क्या आपको पता है डबल बॉन्ड जब लगातार लिखते हैं तो उसको हम क्यूम्यूलिन बोलते हैं। अब क्यूम्यूलिन दो तरह की होती है, अगर इवन पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं तो इवन वाली क्यूम्यूलिन, और ऑड आ रहे हैं तो ऑड वाली। कौन सी जीआई शो कर सकती है? इवन वाली कर सकती है क्या? L1 L2 सेम आती थी, ठीक है ना? अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर लेकिन sp, अभी पिछली क्लास में एक बच्चे ने बोला सर sp कार्बन तो आपने सिखाया था ना लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है ना, तो उसको जिगजैग में गलत लिखते हैं आप। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ ज्योमेट्रिकली हमें लिखने का तरीका लीनियर होना चाहिए था, बट एग्जाम में भी कभी कभार इस तरह से वो ज्योमेट्री या लीनियरिटी को इग्नोर करते हुए इसको कभी कभार ऐसे जिगजैग लिख देता है। आप उसको इग्नोर करें, उसकी गलती को। आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप किस पे फोकस करेंगे? इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, ठीक है? आप तो उस पर फोकस करें किस पर फॉर्मूले काम कर रहे हैं और किसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे। जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते करते चलें, और जो थोड़ा टफ है उसको पहले एक बार नोट तो करना कंटिन्यू रखें, फिर एक साथ देखें। एग्जाम में भी बच्चों ऐसे ही किया करो। आ जाओ जाओ। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप एग्जाम में भी पहले जो इजी इजी क्वेश्चन हो उसको फटाफट स्पीड में किया करो। ध्यान रखना आपका भी आरटी होगा,
बहुत सारे बच्चों से बोलते सर पेपर ही मैनेज नहीं हो रहा। अगर आप एक क्वेश्चन पे स्टक रहेंगे, फंस जाएंगे उस पर, तो ध्यान रखो टाइम फैक्टर से आपको बहुत प्रॉब्लम फील होगी। घर पर भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें, क्लास में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अगर किसी टीचर ने 5 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, तो पहले आप, हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। हाँ, अब टाइम मिल रहा है, एक ही क्वेश्चन दिया है, 2 मिनट तक टीचर चुप है, मतलब समझ जाओ कि यार इस क्वेश्चन में कोई लोचा है ना। और अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपका आंसर आ चुका है, आप ये भी सोचो कि मैं इसको डिफरेंट तरीके से कर सकता हूं क्या। तो नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड से भी आप सोचा करो। दूसरा, आप उसको क्रॉस चेक करें, आप उसको रीचेक करें दूसरे मेथड से या उसी मेथड से, ठीक है ना। मतलब हर तरह से आपको एंगेज रखना है अपने आप को जब तक आपको टाइम मिलता है। क्योंकि टीचर की एक प्रॉब्लम होती है, उसको हर बच्चे को थोड़ा सा एक बार देखना होता है, जो नोट कर रहा है धीरे, जो सॉल्व कर रहा है धीरे, और जो तेज कर रहा है। तो सारे का एक एवरेज के अकॉर्डिंग मैं तो टाइम देता हूँ, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल कम भी नहीं, है ना। क्लास में भी ऐसे ही किया करो। और मेरी क्लास में नोट्स चीट करना अलाउड है, तो चीटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन अपनी ही कॉपी में से ना, पड़ोस की कॉपी में से नहीं। मतलब आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं, जैसे लिखवाए थे ना, 2n-1 प्लस 2n/2 -1n+1/2, तो ये फॉर्मूले बच्चों को एकदम से याद नहीं आते, तो टेंशन नहीं लेना चाहिए सर कैसे याद होंगे, सब अपने आप याद हो जाएंगे। आप देख देख के सॉल्व करो शुरू में। आप ये सोचोगे नहीं पहले ही फॉर्मूला बिल्कुल बाहुबली की तरह लड़ने पहुंच जाओगे तो पंगे हो जाएंगे। पहले आप चीजों को देख देख के करें, क्योंकि रटने वाली चीज तो धीरे धीरे ही रटेंगी, एकदम से रट जाएगी क्या, नहीं। बिल्कुल। और एटलीस्ट अभी तो फॉर्मूले से निकालो, अभी तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। अच्छा, ये होल थ्राइस का मतलब समझ रहे हो कि क्या है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब ऐसे कितने बार आ रहे हैं, तो यहां लिख लो CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे बार बार लिख लो CH3। बताओ कितने ज्योमेट्रिकल एरिया है, 1 2 3, तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बताओ एंड सेम है या एंड्स डिफरेंट है, एंड्स सेम, यस और नॉट, नहीं है एंड सेम। देखो इधर बच्चों ध्यान से देखना, क्या ये मॉलिक्यूल दो बीच में से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां से देखो लगभग बीच में से खड़े हो गए, इधर कार्बन कार्बन, इधर डबल बॉन्ड, इधर मिथाइल मिथाइल। बोलो एंड सेम है या डिफरेंट है। इस वाला इससे और ये वाला इससे अगर एग्जैक्टली सेम आ जाए, मतलब आप मॉलिक्यूल को 2 बराबर पार्ट में काट दो, तो मतलब वो सेम है एंड्स। नहीं काट पाए तो एंड्स डिफरेंट है। अब बताओ सेम एंड्स के लिए n की वैल्यू ऑड अगर हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता था, 2 की पावर n-1, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3-1 प्लस 2 की पावर p-1, याद है। और p की वैल्यू बताओ कितनी लिखी थी, n+1/2। ध्यान से देखो इधर, तो क्या मैं लिख सकता हूं, n की वैल्यू यहां पर 3 थी, तो 2 की पावर 3+1, ये n+1/2 और -1 भी करना है। अब बताओ 2 की पावर 3-1, 3-1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस यहां पर 3+1 4, 4/2 2, 2-1 1, 2 की पावर 1 2, या 6 हो गया। बताओ 6 कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, अब आप घर पर ड्रॉ करके बताना, मैं यहां पर बताता हूं। एक तो Z Z Z, या एक E E E, बोलो भाई, ये देखो Z Z Z E E E। अब बताओ यहां पर देखना, क्या मैं बोल सकता हूं E Z Z। अब बच्चों E Z Z लिखो या Z Z E लिखो, बात एक ही है, बोलो यार, और क्या हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं लिख सकता हूं 2 E ले लें, E E Z, या क्या Z E E, सॉरी Z Z E रिपीट हो जाएगा। कैसे, देखो सुनो मेरी बात, या तो तीनों ई लिए या तीनों जेड लिए। अब 2 ई और 1 जेड लोगे, तो अब ये 2 ई ये जेड लो, या ये 2 ई ये वाला जेड लो, बात एक नहीं होगी, क्योंकि एंड तो सेम है ना। और बताओ कौन से हो सकते हैं, क्या मैं आपका ये ले सकता हूं, क्या बीच में भी ले सकता हूं, ई जेड, पहले तो जेड जेड ये वाला ले लेते हैं, एक ई है। अब देखो सुनो, एक ई ये भी तो हो सकता है कि मैं बीच में ले लूं उसको,
और दूसरा क्या ले दूं, अब एक ई है, देखो ध्यान से, यहां पर एक मिनट, गुड गड़बड़ हो गई ना, हाँ एक मिनट, यहां पर अपने क्या किया था, यहां हमने ई ई जेड या जेड ई ई, ऊपर भी गड़बड़ हो गई, हाँ रुको 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 रुको, एक मिनट तो ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान ध्यान से देखना भाई, ई जेड जेड या जेड जेड ई एक ही बात है, वैसे ई ई जेड या जेड ई ई बात एक ही है। बोलो बच्चों, भाई दो, सुनो मेरी बात, दो जेड लेने इस तरफ लो एक ई, या दो जेड इधर इस तरफ लेके उधर ई लो, बात एक ही है, नहीं आया। अच्छा एक और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या मैं बोल रहा हूं ई एक लेना है तो क्या इसके बीच में भी ले सकते हैं, तो यहां ले लें हम जेड ई जेड। इसी तरह से एक आपने एक जेड लेना है तो वो कॉर्नर पे हो अलग बात है, और एक बीच में हो वो अलग बात होगी, नहीं होगी, तो कितने हो जाएंगे, आप देखो ये दोनों तो सेम है, तो 1 2 3 4 5 6, नहीं आया। अब इसको ड्रॉ करके देखना, जैसे मैंने बाकी दो को ड्रॉ किया था, आप ड्रॉ करोगे और मजा आएगा। अच्छा क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, नोट करते हुए चलना, ये जीआई शो क्यों नहीं करेगा, क्या बच्चों इसकी वैलेंसी सेम है, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, एन की वैल्यू कितनी, तो एंड सेम है या डिफरेंट है, एंड्स डिफरेंट है भाई, कैसे पता लगा डिफरेंट है, देखो इधर इधर मिथाइल आया इधर मिथाइल नहीं आया, या ऐसे ही बोलते हैं इधर डबल बॉन्ड जो जीआई शो नहीं कर रहा वो है और यहां नहीं है, बीच में से काट सकते हो क्या दो इक्वल पार्ट में, नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, नहीं है, आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो छूट गया, इसमें बताओ, अच्छा पहले तो मुझे बताओ बच्चों, पीएच वाला ग्रुप क्या जीआई शो करेगा, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, बताओ क्या पीएच वाला ग्रुप कभी जीआई जीआई शो करेगा क्या, ये पीएच है, पीएच क्या होता है, फिनाइल, बताओ क्या पीएच का फिनाइल कभी भी जीआई शो कर सकता है क्या, क्यों नहीं करेगा, याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बिफोर 8 मेंबर्ड रिंग साइक्लोएल्कीन डज नॉट शो जीआई, करता है क्या, बिफोर 8 मेंबर्ड रिंग साइक्लोएल्कीन डज नॉट जो शो जीआई, तो ये तो 6 मेंबर्ड रिंग ही है, तो एक पाई बॉन्ड जीआई नहीं शो करेगा तो बाकी दो भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं होल 4, डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या, 2 की पावर कौन सा इवन वाला लगाओगे या ऑड वाला, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन की वैल्यू इवन या ऑड, इवन, तो क्या सीधा बताओ 2 की पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 4 बाई, बेटा एक तो बैठो क्लास में आप, हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ध्यान रखना मेरी क्लास में एक दो बच्चे चलते हैं, ये आना जाना पहले ही फ्री होके बैठा करो क्लास में, है ना, इमरजेंसी तो नहीं ना, इमरजेंसी है तो जाओ, नहीं मैं ध्यान रखना भाई, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, बार बार बोल चुका हूँ, मेरी क्लास में अगली बार मैं जाने नहीं दूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी क्लास में मैं बिल्कुल एक आध बच्चा अगर चला गया चल जाता है, ये नहीं कि लाइन लग रही है, पढ़ लिया करो यार। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ 4/2 माइनस 1, बोलो कितना हो जाएगा 4/2, टोटल आंसर लिख देते हैं सीधा अपन, तो कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, सॉल्व कर रहा हूँ सीधा भाई, 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 4/2 2, 2 माइनस 1 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ हो गया 8 प्लस 2 10, बोलो यार। अच्छा अगले वाले में तो 4 आ गया था, उसके अगले वाले में बताओ, क्या बच्चों ये तो क्यूमिलीन है, ये तो क्यूमिलीन नहीं है, ये एल्कीन है, अकेला डबल बॉन्ड एल्कीन, एक साथ आए तो क्यूमिलीन, अब बताओ क्यूमिलीन हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहे हैं या ऑड, 1 2 3, ऑड वाली जीआई शो करती है, बोलो क्या एल्कीन भी जीआई शो करेगी, करेगी ना यार, ये वाली तो ये वाली नहीं करेगी, इसकी दोनों वैलेंसी सेम है, इसकी तो डिफरेंट है ना, इधर मिथाइल हाइड्रोजन, इधर पूरा ग्रुप और हाइड्रोजन, बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, एन की वैल्यू कितनी आ गई, पूरा का, सुनो मेरी बात, पूरा का पूरा एक अकेला ज्योमेट्रिकल एरिया बनेगा ना, तो यहां 3 पाई बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एरिया एक ज्योमेट्रिकल एरिया ये, तो टोटल कितने आ गए, एंड्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4,
क्योंकि ये पूरा का पूरा क्यूमिलीन एक ज्योमेट्रिकल एरिया बना रहा है, वैसे ही एक एल्कीन एक ज्योमेट्रिकल एरिया बना रहा है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल एरिया कितने, एंड्स डिफरेंट है, तो 2 की पावर 2 मतलब एंड्स लिख लो, एंड्स डिफरेंट, एंड्स डिफरेंट। चलिए अगले वाले में बोलो, सेवेंथ में कितना, एक तो ये वाला जीआई, बताओ क्या E1 वाला जीआई शो करेगा? E1 पाई बॉन्ड है, क्या E1 पाई बॉन्ड कभी भी जीआई शो करते हैं? अच्छा एक बात और सुनो, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, इधर तो बीच में गैप आ गया ना, तो अब ये क्यूमिलीन का पार्ट नहीं, ये तो सिंपल एल्कीन है और वो क्यूमिलीन है, और क्यूमिलीन अगर E1 पाई बॉन्ड्स आ जाएं तो वो कभी भी जीआई शो करता है क्या? तो यहां एक ही एरिया बन रहा है, ये तो जीआई शो करेगा ही नहीं, करेगा क्या? ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आई बताओ? क्या बच्चों एक एन की वैल्यू आ रही है, तो क्या मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? एक अकेला ज्योमेट्रिकल एरिया बन रहा है तो दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, एक जेड और एक ई, तो सीधा आंसर लिख दूं, कितना, 2। नहीं आ रहा? 8 में बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर? क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? डबल बॉन्ड में आपका कभी भी 8 मेंबर रिंग से पहले जीआई शो नहीं होता है, लेकिन ये तो करेगा, क्योंकि हमने कहा था बच्चों, ध्यान सुनो, अगर दो sp3 कार्बन आ जाएं, एक यहां पर एक यहां पर, दो sp3 कार्बन आ जाए जहां पर भी H कि जिनकी दो वैलेंसी डिफरेंट हो, HCH3 HCH3, तो क्या वो जीआई शो करेगा? बताओ एक अकेले ज्योमेट्रिकल एरिया में क्या दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे? कौन कौन से दो बनेंगे? एक तो आप बना लो, या तो सिस, दोनों मिथाइल को कहां रख दें, वेज वेज या डैश डैश, और एक क्या रख दें, बोलो, एक वेज और एक डैश, नहीं है भाई? ये जो मिथाइल है पीछे, रेड शर्ट, रेड टी शर्ट, सामने देखो, यहां पर बेटा ध्यान से देखें कि मिथाइल मिथाइल अगर सेम साइड है तो वेज वेज भी हो सकते हैं, डैश डैश भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिस। और अपोजिट साइड है तो ट्रांस, तो दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं ना, क्योंकि ये जो होगा वो या तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा या वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा। समझे? यहां तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? हैंड रेस करें अगर कोई डाउट हो। नो डाउट एट ऑल? नाइन्थ वाला ध्यान से करके बताएं। एक मिनट, एक मिनट, नाइन्थ वाला ध्यान से करके बताएं। कितने ज्योमेट्रिकल एरिया आ रहे हैं? एक तो ये, एक ये, एक ये। बताओ बच्चों, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली क्यूमिलीन जीआई शो करती है क्या? कितने पाई बॉन्ड लगातार आए? दो। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली क्यूमिलीन कभी जीआई शो नहीं करेगी। क्या ये वाली एल्कीन जीआई शो कर रही है? ऐसे ये भी कर रही है। एक ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी दोनों वैलेंसी क्या है, मतलब दोनों वैलेंसी डिफरेंट भी, और कितने मेंबर रिंग का पार्ट है, 8 मेंबर या उससे अबव रिंग जीआई शो करती है। और ये वाले दो sp3 कार्बन आ गए जिसमें ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट, मिथाइल हाइड्रोजन, ये दोनों भी डिफरेंट, तो कितने एन की वैल्यू आ गई? 3। क्या एंड सेम है या एंड्स डिफरेंट है? क्या हम मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं क्या? कहीं से भी मॉलिक्यूल को ऐसे काट सकते हैं क्या जिसके दोनों साइड सेम आते थे, जैसे यहां आ रहे थे? नहीं काट पा रहे हैं, तो मतलब एंड सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, 1 2 3, 1 2 3 ये तो है नहीं, ये तो जीआई शो कर नहीं पा रहा है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, बोलो? बीच में दो पार्ट में कट पा रहा है क्या मॉलिक्यूल? नहीं। तो इसका मतलब एंड्स, अगर इक्वल पार्ट आ जाए तो एंड सेम है, नहीं आ पा रहे हैं तो एंड्स डिफरेंट है। आप क्या बोल रहे थे बेटा? कौन सा? नाइन्थ वाला? 4 वाला? 4 वाले में देखो, इसे जहां सी एच डबल बॉन्ड का सी एच होल 4 आ रहा है, तो ये ऐसे कितने सी एच, जैसे मैंने 3 बार बनाई, यहां पर कितनी बार बनाऊंगा? 3। एंड सेम आ जाएंगे, एंड सेम आ जाएंगे ना, बीच में से पूरा हिस्सा सेम आ रहा है। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, p की वैल्यू कितनी रखोगे? n/2। सॉल्व कर लो यार। ठीक है, हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो?
एंड 3 कैसे आए भाई? एक तो ये डबल बॉन्ड एरिया जीआई शो कर रहा है, एक ये वाला एरिया जीआई शो कर रहा है। जैसे यहां देखो, यहां जीआई शो कर रहा था ना, तो वैसे यहां पर भी 2 मिथाइल मिलकर एक ज्योमेट्री बनाएंगे। और एक ये वाला एरिया, लेकिन ये तो जीआई शो करेगा नहीं, इवन क्यूमिलीन है। तो 1 2 3। और कोई डाउट? अगले वाले में बोलिए, 1 मिनट। 2 की पावर बोल दो आप तो, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 10th वाला 2 की पावर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? मतलब कितने आंसर आएगा टोटल मिला के ज्योमेट्रिकल आइसोमर? क्या आप मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। 8 मेंबर रिंग से ऊपर पार्ट है, कितने मेंबर रिंग है? 10। ये कितने जीआई शो करेगा? क्या ये वाला एरिया भी जीआई शो करेगा? ध्यान सुनो, आप अक्सर ये वाला एरिया भूल जाते हो। रिंग में अगर 2 sp3 कार्बन है, इसकी 2 वैलेंसी डिफरेंट है, इधर का ग्रुप और एक H, इधर का ग्रुप और एक H, तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल एरिया बनाता है। कैसे? ऐसे, एक वेज वेज, एक वेज डैश। ठीक है। अच्छा, क्या ये वाला जीआई शो करेगा? क्या कीटोन जीआई शो करेगा? कीटोन के दोनों लोन पेयर सेम है। क्या एल्कीन ये ऑक्साइम जीआई शो कर देगा? देखो, लोन पेयर और OH डिफरेंट है, और H और पूरी वैलेंसी डिफरेंट है। क्या इसी तरह से क्यूमिलीन ये वाली जीआई शो करेगी? कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं? 1 2 3। क्या क्यूमिलीन हैविंग ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जीआई शो करती है? पक्का? कंफर्म? तो क्या मैं बोल सकता हूं n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 6। कितना होगा? 60। 2 की पावर 6 निकालना आता है ना भाई? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, फिर ऐसे ही 8 16 32 और 64। तो यहां पर हम लोग बोल देंगे टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए? 64। हाँ, नहीं, जो दिया है वही, जो दिया है वही, वो EZ में करते थे, इसमें नहीं। यहां थोड़ी सी यही रूल लगा रहे। आप बोलो, अभी बताता हूँ। इसमें बताओ, अगले वाले में क्या बच्चों एक ही ज्योमेट्रिकल एरिया बन रहा है? इधर देखो बच्चों ध्यान से, क्या ये वाला एरिया, प्लीज बात नहीं, क्या ये वाले एरिया में ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट? बोलो यार। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक ज्योमेट्रिकल एरिया बन रहा है, बाकी तो कहीं बन नहीं रहा है? बोलो। तो क्या मैं बोल सकता हूं केवल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? अगले वाले में बताओ, 12th में क्या आपको मैंने बताया था स्पाइरो को आप क्यूमिलीन से कंपेयर कर लिया करें, तो पूरा का पूरा एक, सुनो, पूरे की पूरा एरिया एक क्यूमिलीन की तरह बिहेव करेगी, हैविंग ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड आगे लगातार? 1 2 3। बताओ, क्या ये एल्कीन भी जीआई शो कर रही है? तो एन की वैल्यू कितनी मानोगे? फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा एक सिंगल एरिया बनेगा। एक एरिया ये, एक एरिया वो। कितने एरिया आ गए? 2। एंड सेम है या एंड्स डिफरेंट है? क्या मॉलिक्यूल को 2 बराबर पार्ट में काट सकते हो क्या? अगर नहीं काट सकते तो एंड्स डिफरेंट है, और अगर काट सकते हैं तो एंड्स सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा? समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। कौन सा वाला? 2 की पावर n वाला। इज दैट क्लियर? अब बताइए, कोई और डाउट हो तो? कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही थे? और गलत जो हुआ कौन सा हुआ? कौन सा? 64 वाला। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए। एक मिनट, पहले मुझे कंप्लीट कर लें दो। कितने एग्जाम्पल्स हो चुके हैं? टाइम हो रहा है क्लास का 12। अच्छा, एक मिनट, इसका बताइए जरा। चलिए,
13 वाले का बताएं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। पहले तो आप मुझे बताओ कितने ज्योमेट्रिकल एरिया बन रहे हैं। क्या बच्चों, एक तो ये ज्योमेट्रिकल एरिया है, क्या एक ये भी ज्योमेट्रिकल एरिया है, दो हो गए। क्या ये भी है? इसको भूल गए थे ना? कितने बच्चे भूल गए थे? बार बार बोल रहा हूं सुनो। अगर किसी रिंग में दो sp3 कार्बन आ रहे हैं जिनकी दो वैलेंसी डिफरेंट आ रही है, H और पूरा ग्रुप, ऐसे ही H और पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो वो भी एक ज्योमेट्रिकल एरिया बनता है। ये अक्सर बच्चा छोड़ देता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ एंड सेम है या एंड्स डिफरेंट है? इधर देखो, क्या मॉलिक्यूल को बीच में से दो बराबर पार्ट में इधर इधर काट सकता हूं? नहीं काट सकता। अगर मॉलिक्यूल दो बराबर पार्ट में काट सकता है तो मैं बोल दूंगा टोटल एन की वैल्यू 3 आ रही है, एंड्स डिफरेंट एंड सेम आ रहे हैं, और एन की वैल्यू इवन आ रही है ऑड। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 की पावर n माइनस 1, तो n कितना आ जाएगा? सीधा लिख दो 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस p की वैल्यू कितनी रखोगे? बताया था, दो बताया था, n/2 और n+1/2, तो n+1/2, यस और नॉट? तो n+1/2 सॉल्व करोगे तो 3+1/2 माइनस 1 सॉल्व कर लो, ये तो आ गया 4, ये आ गया 2। सीधा आंसर लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बच्चों सुनो ध्यान से, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला काम नहीं करना करेगा। वी हैव टू ड्रॉ एंड चेक, वी हैव टू ड्रॉ चेक। अब क्यों नहीं करेगा उसका कारण देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चों ये वाला एरिया एक ज्योमेट्रिकल एरिया बन रहा है? वैसे ही क्या ये वाला भी एरिया एक ज्योमेट्रिकल एरिया बन रहा है? क्या ये वाला भी एरिया ज्योमेट्रिकल एरिया बन रहा है? जब ज्योमेट्रिकल एरिया ओवरलैप करेगा तो ध्यान रखना, फॉर्मूला से बचना, तब फॉर्मूले से बचना, क्योंकि फॉर्मूले से सॉल्व करोगे गलत आंसर आएगा। आप इसके मैक्सिमम दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो। कितने? दो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताओ, क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं ये जो मिथाइल है ये वो या तो वेज पे होगा या डैश पे होगा? क्योंकि हमें पता है जो sp3 कार्बन जो से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप होता है या कोई भी ग्रुप होता है वो या तो वेज पे होता है या डैश पे होता है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि या तो तीनों को वेज पे ले लूं या तीनों को कहां ले लूं? बोलो भाई, पक्का? अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बात एक ही है? क्योंकि देखो इसमें ज्योमेट्री क्या है, सिस सिस सिस, भाई वेज वेज सिस, वेज वेज सिस, वेज वेज सिस। वैसे डैश डैश भी तो सिस सिस होगा। तो या तो आप इसको काउंट कर लो या इसको काउंट कर लो, किसी एक को काट दो, क्योंकि दोनों में से कोई एक सेम है, तो उसको दोबारा काउंट करेंगे क्या? नहीं। आप मुझे बताएं, आप क्या इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है क्या कि मैं एक डैश लूं और दो वेज ले लूं बच्चों? बोलो। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं दो डैश लूं, दो डैश कोई से भी लो, और एक वेज ले लूं। बोलो सही है? क्या ये दोनों भी सेम होंगे? अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है सर कैसे सेम होंगे, तो पहले तो आप एक काम करो, इसकी ज्योमेट्री से चेक करो। इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्रांस। इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री क्या है? पक्का? सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। यहां भी ट्रांस। अब इधर देखना, क्या यहां भी देखो ट्रांस ट्रांस सिस आ रही है, सेम साइड। बोलो सही है? अब कोई बच्चा बोले नहीं सर ऐसे भी नहीं समझ में आया, तो एक काम करो, इसको पलट दो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठा के उल्टा रख दो। आप मुझे बताओ, जो मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाओगे, जैसे मान लो 3 मेंबर रिंग है, इसमें जो पीछे वाली वैलेंसी है, डैश का मतलब क्या होता है? बिलो द प्लेन। क्या मैं उसको घुमाऊंगा तो अबव द प्लेन आ जाएगी? नहीं आएगी। भाई ये मेरा हाथ है, इस पेन को मैंने ऐसे बाहर पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो क्या वो वेज जो है वो डैश बन गया? ये अबव द प्लेन था, ये प्लेन है, मान लो इस रिंग इस प्लेन में रखी हुई थी, बोर्ड के प्लेन में, इसको घुमा दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं डैश डैश जो थे वो वेज वेज बन जाएंगे, और जो वेज था वो डैश बन जाएगा? वैसे इसको देखो, तीनों डैश को घुमाओगे तो क्या तीनों वेज बन जाएंगे? क्या तीनों वेज को घुमाओगे तो क्या तीनों डैश बन जाएंगे? तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी बनी? दो ही नहीं ना, या तो तीनों वेज या तीनों डैश, एक ही बात है। अब कोई भी एक डैश दो वेज बोलो या दो डैश एक वेज बोलो, बात एक आएगी। तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? जबकि आप फॉर्मूला लगा के देखो आंसर आएगा ही नहीं, मैक्सिमम बनी दो पा रहे हैं। तो ध्यान रखना, हिंट यह है कि अगर रिंग में
2 से ज्यादा sp3 कार्बन आ जाए, किससे ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो बच्चों फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिलेटिवली कम बनेंगे, तो आपको ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, इसलिए आंसर 2 आया। इसका बना के देखो फटाफट, रफ कॉपी में फटाफट बना के देखो, रफ साइड में या उसी साइड में बना लो जहां भी आप काम करते हैं। पॉसिबल आंसर कितने, 3। ड्रॉ करके देखो यार, मजा तभी आएगा। भाई एक तो मैं एक काम करूं, सारे वेज ले लूं, वेज मतलब अबव द प्लेन। अब बच्चों मुझे बताओ, सारे वेज या सारे डैश, बात एक ही है, इसमें कोई डाउट क्या? एक सुनो, कोई भी एक डैश ले लो, अब वो एक डैश, और बाकी 3 क्या ले लो, वेज। आप मुझे बताओ, इस कंपाउंड को घुमाओगे, इधर देखना बोर्ड पर, इस कंपाउंड को घुमाओगे तो क्या 3 वेज घूमने के बाद 3 डैश पे चले जाएंगे, और जो डैश होगा वो वेज पे आ जाएगा, यानी 3 वेज 1 डैश या 3 डैश 1 वेज, बात एक ही है। आधे तक ही पलटू मारो, मतलब जैसे चारों वेज ले लिए, फिर 1 डैश लो। अब क्या करो, 2 डैश ले लो। बोलो भाई, अब मुझे बताओ, क्या बच्चों 2 डैश में लेकिन पॉसिबिलिटी अलग अलग बन रही है? सुनो 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 सुनो, इधर देखो, 1 डैश में तो आप वो डैश यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, बात एक ही है। लेकिन क्या 2 डैश में 2 डैश की पॉसिबिलिटी अलग अलग बन रही कि वो ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं? बोलो यार। और क्या बच्चों वो साथ साथ भी हो सकते हैं? आप मुझे बताओ, यहां पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, सिस, यहां क्या बन रही है, यहां, यहां, अब यहां बताओ, बोलो, क्या ज्योमेट्री ही बदल डाली? तो इसका मतलब 2 डैश में, सुनना, 2 डैश में 1-2 डैश आप साथ साथ लिखो, अलग बात है, 2 डैश को ऑल्टरनेट लिखो, अलग बात है कि नहीं है? अच्छा 3 डैश रखोगे क्या? मान लो कि मैं, सुनो, मान लो कि मैं बोलता हूं ये 3 डैश ले लिए, बताओ क्या ये रिपीट कर रहा है? ये देखो, इसको पलटोगे तो यही आएगा। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, 2 या 3 या 4? अभी तो ये शुरुआत है, अगली क्लास में इस पर प्रैक्टिस थोड़ी सी और कराऊंगा, 10-15 मिनट लगेंगे, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बाद कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, बोलो। अच्छा, डीप वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने वाली कैलकुलेशन थी ना, वो भी एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो और ये काफी मिलते जुलते हैं। वहां पे सोच सोच के दे बनाना पड़ता है, और यहाँ भी सोच सोच के बनाना पड़ेगा। थैंक यू।